Hello everyone. In the previous lecture, I have discussed about the subscript and superscript suffixes. अब देखो, उनमें मैंने सिर्फ नोटेशंस को एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे उनकी नोटेशन करते हैं और हम उन सफिक्सेस को कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट सफिक्स भी बोलते हैं। अब उन नोटेशंस का यूज़ करके हम इस लेक्चर में लॉ ऑफ कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करेंगे। अब इन दोनों लॉज को डिफ़ाइन करने के लिए हमें किसी क्वांटिटी को अज्यूम करना होगा जो कि वेक्टर होगी। अब उस क्वांटिटी को डिफ़ाइन करेंगे जब हम, तो उस क्वांटिटी के कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे और उन कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे। अब वो दो मेथड क्या क्या होंगे, पहले हम एक मेथड को डिफ़ाइन कर लेते हैं। उस मेथड के अकॉर्डिंग हम एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी को अज्यूम करेंगे, यानी कि ये कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके हम कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए जो हम फर्स्ट मेथड बोल रहे हैं उसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2D की फॉर्म में इसके कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हम इसमें 2D का केस लेंगे। अब देखो, हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो, उसमें अगर 2D की बात की जाए तो x और y कंपोनेंट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि अब देखो हमने क्या अज्यूम किया है, वेलोसिटी को अज्यूम किया है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हम अज्यूम करेंगे उसके विद रेस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन में जो चेंज होगा हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, x यानी कि x डॉट का मतलब है यहाँ पर डेरिवेटिव, ये किसके इक्वल होगा, dx बाय dt। इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास x है, x कोऑर्डिनेट है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब उसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे, y डॉट विल बी इक्वल टू dy बाय dt। इसका मतलब यही है कि हमने वेलोसिटी को ही डिफ़ाइन किया है अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में, और अब 2D का केस ले रहे हैं तो हमने x और y को ही अज्यूम किया है, जो कि इस तरीके से डिफ़ाइन किए हैं। अब उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई थिंक ये जो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपके लिए नया होगा। मैं पहले इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ। अब देखो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2D के केस में x और y के कंपोनेंट्स के साथ डिफ़ाइन करते हैं, उसी तरीके से जो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसको हम डिफ़ाइन करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा की टर्म्स में, राइट। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस होगा, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो दोनों एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, और ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ डिफरेंट एंगल होता है जो कि होता है 90 डिग्री से लेस। अब देखो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर्कल को डिफ़ाइन करें, इसके कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन करें तो ये इस तरीके से होगा, और अगर हम इसी सर्कल को ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफ़ाइन करेंगे तो ये एक एलिप्स की फॉर्म ले लेगा। इसका बेसिक मतलब क्या है कि जो सिस्टम हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अज्यूम किया है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एलिप्स की फॉर्म में, राइट। अब आई थिंक आपको इसका जो बेसिक मीन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं।
जैसे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने अल्फ़ा और बीटा को अज्यूम करेंगे क्योंकि 2D का केस है और हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को डिफाइन करना, स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा डॉट, यानी कि जो अल्फ़ा है वो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी रिटन एज डी अल्फ़ा बाय डी टी। और उसी तरीके से जब हम बीटा की बात करेंगे तो वो इक्वल होगा डी बीटा बाय डी टी। अब इसके बाद हम एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करेंगे और वो सिस्टम होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसी तरीके से 2D की बात करेंगे। उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं आर और थीटा। जैसे हमने यहाँ पर वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया है, उसके कंपोनेंट्स को, उसी तरीके से हम आर और थीटा को डिफ़ाइन करेंगे। आर कैसे चेंज होगा? आर विल बी डिनोटेड एज आर डॉट, यानी कि इक्वल टू डी आर बाय डी टी। सिमिलरली हम उसी तरीके से हम थीटा को डिफ़ाइन करेंगे। थीटा डॉट विल बी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अब देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। एक्स डॉट वाई डॉट दैट इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। अब हम इन्हीं 3 इक्वेशंस को, जैसे हमने इन तीनों इक्वेशंस में क्या किया है, किसी जो हमने पार्टिकल अज्यूम किया है, जिस पार्टिकल की हमने वेलोसिटी को अज्यूम किया है, हम उसके कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन किया है। अब उन कंपोनेंट्स को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक लॉ को डिफ़ाइन करेंगे। और हमने जो लॉ को डिफ़ाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम उसको मतलब कैसे लिखेंगे, अब देखते हैं हम। जैसे डी अल्फ़ा बाय डी टी, सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया है, जो अल्फ़ा है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं सिर्फ अल्फ़ा को। ये क्या मतलब जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे डिफ़ाइन होगा अल्फ़ा के लिए, दैट विल बी इक्वल टू कर्ल अल्फ़ा बाय में कर्ल एक्स, यानी कि जो अल्फ़ा है उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज किया है, पार्शियल डेरिवेटिव, देन डी एक्स बाय डी टी प्लस। अब देखो हमने 2D का केस लिया है, अगर हमने 1D का केस लिया होता तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म आती अगर हम अल्फ़ा को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। अब 2D का केस लिया तो हमारे पास एक टर्म और ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी, जैसे हम चेंज कर रहे हैं अल्फ़ा को विद रेस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि जो चेंज हो रहा है कंपोनेंट्स का वो एक्स एंड वाई उसके विद रेस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है। देन फर्दर वी विल राइट इट एज डी वाई बाय डी टी। अब यहाँ पर देखो ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कंसेप्ट भी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि हमने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है। अब अगर हमने इस केस को 3D के लिए अज्यूम किया होता तो हमारे पास एक टर्म और ऐड हो जाती, और वो टर्म कैसे ऐड होती, वो जैसे थर्ड अगर हम अज्यूम करते तो वो जेड एक्सिस होती, वो कैसे चेंज होती, कर्ल अल्फ़ा चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू जेड, देन डी जेड बाय डी टी। अब यहाँ से हमारे पास जो है एक कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि अगर हम nth डायमेंशन की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास nth टर्म्स ही ऐड होती चली जाएंगी, यानी कि ये जो टर्म्स हम मान रहे हैं ये हमारे पास डायमेंशन के विद रेस्पेक्ट टू ही चेंज होती जाएगी। जितनी डायमेंशन होगी उतनी ही टर्म्स हमारे पास ऐड होती जाएंगी। अब इसको हम और एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होगी, ये होगी कर्ल अल्फ़ा बाय में कर्ल एक्स। अब देखो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है, एक्स डॉट के इक्वल, तो हम यहाँ पर एक्स डॉट को लिख देते हैं। उसी तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कर्ल अल्फ़ा बाय में कर्ल वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू वाई डॉट, ये हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। अब देखो हम अल्फ़ा को अब जैसे हमने अल्फ़ा को चेंज किया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरीके से हम बीटा को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होगा हमारे पास, कर्ल बीटा
वाई में कर्ल एक्स, जैसे हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है ना, जैसे ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसी के तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी बीटा के लिए, क्योंकि बीटा भी तो इसी तरीके से चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर बीटा जो है डॉट की टर्म्स में लिखी जाएगी, और यहाँ पर हम इसको भी अल्फ़ा डॉट की तरह लिख सकते हैं। अब बीटा के लिए देखते हैं, इसके लिए होगा एक्स डॉट प्लस कर्ल आर बाय में कर्ल वाई वाई डॉट। ये हमारे पास बीटा के लिए आ गया, क्योंकि हमने जो बीटा है उसको चेंज किया है अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली हम जो है अगर आर की टर्म्स में बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, आर भी इसी की तरह हमारे पास एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा, दैट विल बी इक्वल टू कर्ल आर बाय में कर्ल एक्स एक्स डॉट प्लस कर्ल आर बाय में कर्ल वाई वाई डॉट। देन theta dot will also be defined as follows, that is curl theta by में कर्ल x x dot plus कर्ल theta by में कर्ल y y dot। अब ये तो हमने इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को देख लिया कि हम कैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब हम इसका एक जनरल केस भी ले लेते हैं। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो वेलोसिटी के लिए एक जनरल केस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू समीशन, क्योंकि हम इन सभी को सम कर देंगे, कर्ल एक्स आई डैश बाय में कर्ल एक्स जे वी जे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने बेसिकली जो न्यू कंपोनेंट हमारे पास आए हैं वो चेंज हुए हैं विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड। ये हमारे पास किस तरीके से डिफ़ाइन होगा, जो कंपोनेंट्स ओल्ड हैं वो चेंज होंगे विद रेस्पेक्ट टू न्यू, नो सॉरी इसमें मैंने उल्टा बता दिया, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो हमारे पास न्यू कंपोनेंट है, न्यू चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड। अब देखो यहाँ जो समेशन की वैल्यू होगी वहाँ पर j इक्वल टू 1 अप टू 3 लाई करेगी। जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है सिस्टम वेलोसिटी का, और ये हमारे पास एक टेंसर है जो कि ट्रांसफॉर्म होने से पहले था। अब देखो हम इसको एक पर्टिकुलर नेम देंगे, वो क्या होगा, कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब कंट्रावेरिएंट हमने देखो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर सफिक्स यहाँ पर है तो हम उसको बोलेंगे कंट्रावेरिएंट। सिमिलरली हम जो है इसको कोवेरिएंट के लिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब कोवेरिएंट लॉ जो होगा वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अब मैंने यहाँ बताया था कि हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, उनको डिफ़ाइन करने के लिए। अब जो सेकंड मेथड होगा हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, और उसी मेथड के थ्रू हम कोवेरिएंट लॉ को फॉर्म करेंगे कि वो एक्चुअल में आया कैसे है। अब हम देखते हैं, जैसे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है हम उसको ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है स्केलर क्वांटिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। वो स्केलर क्वांटिटी हम अज्यूम क्या करेंगे, वो होगा वेलोसिटी पोटेंशियल, और जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो डिफ़ाइन होगा फाई से। अब यहाँ एक बार यहाँ देखो, मैंने बताया है आपको कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है हम उसको ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन होगी। अगर हमारे पास कर्ल ऑफ समथिंग वेक्टर क्वांटिटी 0 होगा तो हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा, जैसे कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है
उसको हम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका जो कर्ल है वो 0 नहीं आता, वो समथिंग चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में आता है कुछ, मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद, रो बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ यही होता है। ये होता है कर्ल ऑफ बी, जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा अलग हो गया इस कंसेप्ट से। हम फिर से आते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल पर। हमने यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल को फाई डिनोट किया है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो फाई है हमारे पास, हम केस तो 2D का अज्यूम कर रहे हैं। अब 2D के केस में फाई कैसे चेंज होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई। हम इसी तरीके से तो फाई को डिफ़ाइन करेंगे ना। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसके लिए जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन किया था, उसी तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, अब उसके लिए देखो, जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी फाई है उसको हम विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा चेंज करेंगे। अब जो विद रेस्पेक्ट टू हम फाई को चेंज कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, कर्ल फाई बाय में कर्ल एक्स बाय में कर्ल अल्फ़ा। जो फाई है पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है, देन मल्टीप्लाइंग बाय जो एक्स है वो विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा चेंज हो रहा है। अब 2D का केस है तो यहाँ भी हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी, वो क्या क्या हैं, और जो दूसरी टर्म होगी वो क्या होगी, कर्ल फाई बाय में कर्ल वाई, देन कर्ल वाई बाय में कर्ल अल्फ़ा। ये तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो आ गई, फाई चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब हम इसी तरीके से जो फाई है उसको विद रेस्पेक्ट टू बीटा भी चेंज कर सकते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू आर और थीटा भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, हम उन इक्वेशंस को भी एक बार देख लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखो, जब हम फाई को विद रेस्पेक्ट टू बीटा चेंज करेंगे तो वो क्या इक्वेशन देगा हमें, कर्ल फाई बाय में कर्ल एक्स बाय में कर्ल बीटा, प्लस में कर्ल फाई बाय में कर्ल वाई डॉट कर्ल वाई बाय में कर्ल बीटा। अब उसी तरीके से जब हम फाई को विद रेस्पेक्ट टू आर चेंज करेंगे तो वो भी हमारे पास इक्वेशन देगा, वो क्या होगी, कर्ल फाई बाय में कर्ल एक्स बाय में कर्ल आर, प्लस में कर्ल फाई बाय में कर्ल वाई बाय में कर्ल आर। सिमिलरली हम फाई को चेंज करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट विल बी इक्वल टू कर्ल फाई बाय में कर्ल एक्स बाय में कर्ल थीटा, प्लस कर्ल फाई बाय में कर्ल वाई बाय में कर्ल थीटा। अब देखो यहाँ पर एक बात को नोट कीजिए, जब हमने फर्स्ट मेथड में डिफ़ाइन किया था तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिया था और हमने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल लिया है। अब देखो यही दोनों में डिफरेंस है, जो दोनों मेथड हैं। और अब अगर हम इसका जनरलाइज केस लेंगे तो वो कैसे डिफ़ाइन होगा, वो होगा वेलोसिटी के लिए हमने अज्यूम किया है तो वो दिस इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ जे इक्वल टू 1 अप टू 3 कर्ल एक्स जे कर्ल एक्स आई डैश वी जे। अब देखो यहाँ पर हमने बात की थी, अगर जो इंडिसेस है, जो सफिक्स है, अगर वो इस पोजीशन पर होगा तो हम उसको बोलेंगे कोवेरिएंट। अब जो कोवेरिएंट है, हमने यहाँ पर इस लॉ को डिफ़ाइन किया है कि हम कोवेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए एक जनरलाइज केस आ गया है। अब यहाँ पर एक बात को नोट कीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट नो ओल्ड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू न्यू। और वहाँ पर जो हमने डेफिनेशन देखी थी कंट्रावेरिएंट के केस में, उसमें क्या था, उसमें इसका जस्ट रिवर्स था। वहाँ पर न्यू कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट।
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोवेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और जो कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, उन दोनों में बेसिकली क्या रिलेशन है। अब देखो, जैसे हम दोनों लॉज को जैसे डिफ़ाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने क्वांटिटी अज्यूम की है वो मतलब उस क्वांटिटी की ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। नहीं, ये जो लॉ हमने डिफ़ाइन किए हैं ये इस बात को स्पेसिफाई कर रहा है कि जो हमने क्वांटिटी अज्यूम की है ना, उस क्वांटिटी को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अज्यूम करने पर और दूसरे सिस्टम में उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसकी मतलब क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। जैसे ऑब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी, वहाँ पर कार्टेशियन से जब हम ऑब्लिक में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक सर्कल एलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम जैसे ये अज्यूम करते हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी क्वांटिटी को अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो इसका क्या कंक्लूज़न है कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं वो क्वांटिटी उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो कैसे चेंज होगी जब हम उसको किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफ़ाइन करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम किसी क्वांटिटी को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कर्ल एक्स जे चेंजिंग विद कर्ल आई डैश इक्वल टू कर्ल एक्स डैश आई चेंजिंग विद कर्ल एक्स जे। अब देखो, यहाँ पर जो ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट हैं उन दोनों के बीच में जो कोसाइन एंगल हैं वो दोनों सेम हैं। इससे भी यही कंक्लूज़न निकल रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारी क्वांटिटी होगी वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। अब अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं तो वो क्वांटिटी चेंज होगी, बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होगी। अब देखो, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट लॉ हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो दोनों सेम होते हैं। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो उन दोनों में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जबकि अगर हम कोई और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करेंगे तो ये दोनों लॉज डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ जाता है उन क्वांटिटीज़ में। अब यहाँ से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन निकल के आती है कि जो कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट लॉ है वो दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज नहीं होते, ये दोनों उस सिस्टम में सेम ही होते हैं, सेम होते हैं ये, राइट। अब इसके बाद हम एक जनरल केस ले लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, जनरलाइज केस होगा किसके लिए, कोवेरिएंट के लिए। अब कोवेरिएंट जो है हम इसको डिफ़ाइन करेंगे रैंक 1 के लिए। रैंक 1 का मतलब है कि हमने उस सिस्टम का मोड सिर्फ एक बार चेंज किया है, उसको एक ही बार रोटेट किया है। अब वो कैसे होगा, जो जनरल केस है दैट विल बी इक्वल टू ए आई डैश विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1। के मतलब यहाँ से कोई डिफरेंट अलग सफिक्स होगा दैट और इसकी वैल्यू 3 तक होगी, कर्ल एक्स के कर्ल एक्स डैश आई ए के। अब यहाँ पर जो ए के है ये है हमारे पास कोई भी टेंसर क्वांटिटी और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो चुकी है वो क्वांटिटी है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है, मतलब चेंज हो रहे हैं ओल्ड विद रेस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट।
सिमिलरली अब देखो, जब हम रैंक 2 के लिए बात करेंगे तो रैंक 2 का मतलब होगा कि जो सफिक्स हैं वो हमारे पास 2 होंगे। उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ए डैश आई एंड के, हमने 2 सफिक्स ले लिए। हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? देखो, जो आई और के है हम उसको नीचे लिखेंगे। जैसे हम सिर्फ याद करने के लिए इस मेथड को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी को एक्सप्लेन करना पड़े तो ये गलत हो जाएगा। दैट इज़ कर्ल एक्स आई डैश। सिमिलरली हमारे पास 2 सफिक्स हैं तो यहाँ पर 2 की टर्म्स में लिखेंगे हम कर्ल एक्स डैश के। और ऊपर देखो, हमने बोला है कि ऊपर जब हम लिखेंगे तो डिफरेंट सफिक्सेस होंगे, और वो डिफरेंट सफिक्सेस हम क्या मान लेते हैं? जे और एल। अब देखो, जे और एल को हम लिखेंगे कर्ल एक्स जे, यहाँ पर लिखेंगे कर्ल एक्स एल, देन हम टेंजर क्वांटिटी लिखेंगे दैट इज़ टी जे एल। अब यहाँ पर जो जे और एल की वैल्यू होगी वो 1 से 3 तक लाई करेगी, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम जो हम है मान रहे हैं। सिमिलरली हम रैंक 3 के लिए बात करेंगे। रैंक 3 के केस में क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 सफिक्सेस हो जाएंगे, और वो क्या है? ए डैश, ये कैसे लिखा जाएगा? आई के एंड एम, और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे समीशन ऑफ। देखो, फिर से हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। आई के एंड एम जो है वो नीचे आएंगे। पहले हम नीचे की टर्म्स को लिख लेते हैं। कर्ल एक्स आई डैश, कर्ल एक्स के डैश, कर्ल एक्स एम डैश। अब ऊपर हम कोई डिफरेंट सफिक्स मानने होंगे। देखो, ये जो हम सफिक्सेस को अज्यूम कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम कैसे इनको डिफ़ाइन करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज हैं। अगर इन्हीं में कन्फ्यूज़न होगी तो आगे आप समझ नहीं पाएंगे कि हम टेंसर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को आप समझ नहीं पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप यहीं पर अच्छे से समझ लो। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर इस लॉ को डिफ़ाइन करते हैं कि रैंक 3 के लिए कैसे डिफ़ाइन होगी। अब यहाँ पर कोई टेंसर क्वांटिटी लेंगे हम जे एल एन। अब देखो, यहाँ पर हमने कोई डिफरेंट सफिक्स लिए हैं, इनको हम ऊपर लिखेंगे दैट इज़ कर्ल एक्स जे, कर्ल एक्स एल, कर्ल एक्स एन। राइट, ये हमने रैंक 3 के लिए डिफ़ाइन कर दिया, और जो जे एल और एन की वैल्यू होगी वो 1 से 3 तक लाई करेगी। अब देखो, हमने यहाँ पर रैंक 1 2 3 अब 200 ना आप डिफ़ाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये हमने डिफ़ाइन की है कोवेरिएंट के लिए, और कंट्रावेरिएंट के लिए हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं। कंट्रावेरिएंट, अब रैंक 1 के लिए, रैंक 1 का मतलब है सिंगल सफिक्स 1 सफिक्स, तो उसका जनरल केस क्या होगा? अब देखो, हम कंट्रावेरिएंट के केस में क्या करते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल को यूज़ करते हैं। एक्स आई डैश इज इक्वल टू समीशन ऑफ जे कर्ल एक्स डैश आई कर्ल एक्स जे डी एक्स जे। अब ये क्या है? रैंक 1 के लिए। अब देखो, इसको हमने कैसे लिखा है? जो सफिक्स है वो ऊपर लिखेंगे। कंट्रावेरिएंट के केस में ऊपर है तो हम यहाँ भी उसको ऊपर ही लिखेंगे, और जब हम नीचे लिखेंगे तो नीचे लिखने में जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो कोई ऐसा सफिक्स होगा जो यहाँ पर यूज़ ना किया गया हो। अब जो नहीं यूज़ किया है, जे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए। सिमिलरली हम एक टेंसर क्वांटिटी लेंगे जो पहले थी हमारे पास, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, ये हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। हम इसी तरीके से इसको डिफ़ाइन करेंगे। अब रैंक 2 के लिए हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? सिमिलर से जो सफिक्स होंगे वो 2 का केस हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं जैसे टी डैश आई के। अब इसको हम लिखेंगे समीशन की फॉर्म में कर्ल एक्स डैश आई कर्ल एक्स डैश के, क्योंकि ये जो सफिक्स हैं वो ऊपर हैं तो यहाँ भी ऊपर ही डिफ़ाइन करेंगे, और नीचे आ जाएंगे कोई डिफरेंट सफिक्स कर्ल एक्स जे कर्ल एक्स एल।
यहाँ पर जो टेंसर होगा वो होगा TJL। यह हो गया हमारे पास रैंक 2 के लिए। सिमिलरली हम रैंक 3 के लिए क्या होगा, रैंक 3 के लिए I, K और M को मान लेते हैं। और देखो यहाँ पर जो समीशन की वैल्यू होगी हमने माना है I और L को, I और L को नो सॉरी दिस इज़ J, एंड J और L की वैल्यू 1 से 3 तक लाई करेगी। सिमिलरली रैंक 3 के लिए जो समीशन हम मानेंगे वो क्या होगा, कर्ल x डैश I, कर्ल x डैश K एंड कर्ल x डैश M, और नीचे हम यूज़ करेंगे J, L और N को, यानी कि कर्ल x J, कर्ल x L, कर्ल x N, और यहाँ पर टेंसर TJL N, राइट। और सिमिलरली जो वैल्यूज़ लाई करेंगी हमारी JL N इक्वल टू 1 अप टू 3। ये तो हमने कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट के लिए भी एक जनरल केस ले लिया। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड टेंसर। अब जो मिक्स्ड टेंसर होता है वो क्या होता है, मतलब मिक्स्ड जो नेम है इसका उसी से डिफ़ाइन हो रहा है कि हम इसमें कुछ मिक्स करेंगे, और वो क्या मिक्स होगा, कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट लो, हम दोनों को ही मिक्स कर देंगे, दोनों को ही यूज़ करेंगे। अब देखो इसकी नोटेशन कैसे होगी, जैसे हम कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, ए ही अज्यूम कर ली, तो यहाँ भी यूज़ करेंगे हम सफिक्स, यहाँ भी। ये तो एक बेसिक सी मतलब मैंने नोटेशन को बताया है कि मिक्स्ड टेंसर के केस में हम कैसे करते हैं। जो मिक्स्ड टेंसर की डेफिनेशन होगी हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो होगी हैविंग सम इंडिसेस एट द कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट, यानी कि दोनों ही पोजीशन पर जो इंडिसेस हैं वो होंगी किसी मिक्स्ड टेंसर के केस में। अब इसका जनरल केस क्या होगा, T-I-K, यानी कि जो I है वो कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर है और जो K है वो कोवेरिएंट पोजीशन पर है। हम इसको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, कर्ल x डैश I, देन कर्ल x J, देन कर्ल x L, कर्ल x डैश K, T J L। अब देखो यहाँ पर कैसे डिफ़ाइन किया है, जो यहाँ पर I था वो ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर लिखा, और देखो यहाँ पर जब हमने ऊपर वाली यानी कि कंट्रावेरिएंट सफिक्स के लिए डिफ़ाइन किया तो नीचे क्या होगा, कोई डिफरेंट सफिक्स जो यूज़ ना हुआ हो। ये तो हो गया कंट्रावेरिएंट के लिए, और कोवेरिएंट के लिए क्या होगा, यानी कि के नीचे है तो हमने नीचे डिफ़ाइन किया, और ऊपर क्या होगा, कोई डिफरेंट सफिक्स यानी कि L मान लिया। तो ये तो, और जो टेंसर क्वांटिटी होगी दैट इज़ J और L, क्योंकि हमने दो को अज्यूम किया है, दो सफिक्स को अज्यूम किया है अपनी तरफ से। अब जो J और L की वैल्यू होगी वो 1 से 3 तक लाई करेगी। ये तो हमारे पास हो गया जनरल केस। अब जैसे हमने रैंक 1 और 2 अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अब उसके बाद देखो कि मान लीजिए आप किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ, TIK, ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, TIK। अब देखो मेरे बोलने का मतलब है, जैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया है, यहाँ पर जो सफिक्स है वो कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर है, और हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है कोवेरिएंट पोजीशन के लिए, यानी कि अगर हम कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम उस क्वांटिटी को इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। सिमिलरली हम क्या है, अगर सफिक्स दोनों ही जगह पर है I और K पर, तो हम जो ऊपर है यानी कि TEITIK, हम इस लो का यूज़ करेंगे, इस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे। देखो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है
वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस फॉर्म में है, कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट के केस के लिए है। इस बात को रिमेंबर करो, ठीक है। और इसी बात को, ये जो लॉ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी आई के इक्वल टू ई के टी के आई। ये जो सफिक्स है इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर देखो, जो हम बात कर रहे हैं रैंक की और टेंसर के बारे में। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट क्या होगा, अब अगर मान लो आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ बोलने का मतलब है, अगर आपके पास जैसे एक नोटेशन इस तरीके से है और एक नोटेशन इस तरीके से है और हमने इसको ऐड कर दिया, तो अगर हमें इस टाइप के टेंसर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए बोला जाए तो इसका कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी ना तो कंट्रावेरिएंट है और ना ही कोवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हमें टेंसर को मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उसको डिफ़ाइन करना है, तो हमें सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को ही अज्यूम करना होगा। अब जो जैसे रैंक की बात आती है, अगर हमारे पास दो मतलब रैंक होंगी क्वांटिटीज़ की, अगर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं तो वो रैंक ऐड हो जाएंगी, जैसा मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, राइट। अब देखो, जैसे हमने इस लेक्चर में अब बेसिकली कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ही डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और आई थिंक अब काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। देन दिस लेक्चर एंड्स हियर एंड थैंक यू।